चलिए आज हम बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर माइनस फिजिक्स का स्थिर विद्युत का नया टॉपिक है पॉइसन समीकरण तथा लाप्लास समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं इनके डेरिवेशन को। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइसन समीकरण की। तो देखो इसके पहले पॉइसन समीकरण के पहले आपको एक चीज ध्यान रख दे, हम स्पेशल आपको नोट में बता दें। पहले आपको ये ध्यान रखना है, देखो ये आपको पता है डेल ऑपरेटर है, ठीक है ना। ये यदि आप कहते हैं कई बार सर इसको हम ग्रेडियंट पर पढ़ा जाता है, कहीं कहीं डाइवर्जेंट पढ़ा जाता है, कहीं कर्ल पढ़ा जाता है, तो इसको पढ़ें क्या। तो देखो यदि इस जो है ना क्या कहलाता है डेल ऑपरेटर है, इसका यदि सदिश गुणनफल हो, सदिश गुणनफल हो, क्या हो सदिश गुणनफल हो। अब सदिश गुणनफल भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब सदिश गुणनफल में क्या होता है डॉट गुणनफल और क्रॉस गुणनफल। तो यदि डॉट गुणनफल हो रहा है कोई भी वेक्टर के साथ, कोई भी अपन वेक्टर ले लें उसके साथ हो रहा है, तो डॉट डॉट क्या देखो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो डॉट का दी लो डाइवर्जेंट, तो इसको पढ़ेंगे डाइवर्जेंट। और यदि ये डेल ऑपरेटर में यदि क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो फिर क्या किसी भी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो इसे क्रॉस क्रॉस बोल रहा है ना, तो क्रॉस का सी, तो इसे पढ़ेंगे कर्ल। और लेकिन यदि डेल किसी है ना स्केलर क्वांटिटी यानी अजस राशि के साथ हो रहा है इसका गुणनफल, मान लो ये फाई के साथ हो रहा है, मान लो फाई है ना यहाँ विद्युत विभव मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लो, या माने हिंदी में विभव कहें तो वो मान लो, तो अजस राशि के साथ यदि इसका गुणनफल हो रहा है, अदिश गुणनफल हो रहा है, क्या हो रहा है अदिश गुणनफल हो रहा है, अदिश गुणनफल हो रहा है, तो फिर इसमें क्या बोलेंगे ग्रेडियंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे ग्रेडियंट बोलेंगे। तो ये बस याद रखना, हमने इसलिए बता दिया क्योंकि इसका यूज होगा, तो कई बार हम बोलेंगे ना तो आप कहेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहीं सर आप डाइवर्जेंट बोल रहे हैं, कहीं है ना ग्रेडियंट बोल रहे हैं, तो इसलिए आपको पहले बता दें। अब सुनो पॉइसन समीकरण का डेरिवेशन चालू करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत विभव की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाती है ई वेक्टर, ठीक है ना। तो ई वेक्टर में यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है विद्युत विभव, विद्युत विभव भी के ऋणात्मक मान ऋण की ऋणात्मक प्रवणता, प्रवणता मानी होता है ये डेल ऑपरेटर, ठीक है ना। तो ये इसके बराबर होती है, ये बन गई पहली इक्वेशन। इससे कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर विद्युत विभव भी की ऋणात्मक प्रवणता ऋणात्मक माइनस और प्रवणता डेल ऑपरेटर की प्रवणता के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा, फिर इसके बाद आगे डेरिवेशन को बढ़ाएं। अब देखो गॉस प्रमेय का अवकलज समीकरण, इसको आप याद रखें, गॉस प्रमेय का अवकलज समीकरण होता है डाइवर्जेंट ई वेक्टर, डाइवर्जेंट ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जहां क्या है जो जी रो है, यहां लिख सकते हैं आप साइड में कि जहां रो होता है आयतन आवेश घनत्व, क्या होता है आयतन आवेश घनत्व होता है, ठीक है ना। अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो आयतन होता है वॉल्यूम, आवेश होता है चार्ज और घनत्व यानी होती है डेंसिटी। तो क्या होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर इंग्लिश में बात करें इसको। देखो इंग्लिश में पता होना जरूरी है, हम आपको हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं, आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, आपको हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको पता है ना जितनी ज्यादा भी आप पढ़ते हैं जो कॉलेज में, वो कहीं बहुत ज्यादा मायने में इंग्लिश बोली जाती है, तो आपको पता नहीं रहता है कि सर लोग बोल देते कि ये होता है, लेकिन पता नहीं रहता, तो आप ध्यान रखें इसका ये होता है। बाकी एक बार आप ध्यान, एक चीज हम आपकी पर्सनल सलाह है, फिर डेरिवेशन को आगे करें कि आप जो हिंदी में पढ़ रहे हैं ना उसका इंग्लिश में भी मीनिंग पता करते जाएं, क्योंकि अभी आप बीएससी कर रहे होंगे या तो जो भी कर रहे हैं आप, है ना, तो उसके बाद जो आगे की जो पोस्ट ग्रेजुएशन होती है वो तो इंग्लिश में आपको ज़्यादा अच्छे से करना पड़ता है, इसलिए आपको इंग्लिश सीखना जरूरी है। तो आप हिंदी में पढ़िए, हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन साथ में हम इंग्लिश बताते जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखें, ठीक है ना। अब आगे बढ़ें, तो ये होता है गॉस प्रमेय का अवकलित रूप डाइवर्जेंट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये रो हमने बता दिया क्या क्या, इसको पढ़ते हैं रो, इसको ये क्या कहलाती है आयतन आवेश घनत्व, जिसे बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर। अब इसको दे दो समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, बिल्कुल। अब देखो अब समीकरण 1 और 2 से काम करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 में। अब के समीकरण 1 व समीकरण 2 में क्या करेंगे, आपको देखो ये जो ई वेक्टर की वैल्यू दी है यहां अपन पुट कर देंगे। देखो समीकरण 1 से समीकरण 1 व 2 में, मतलब समीकरण 1 की जो ई वेक्टर की वैल्यू है यहां ई वेक्टर की वैल्यू में पुट कर देंगे, ठीक है ना, ई वेक्टर की जगह। तो डेल, यहां डॉट है तो डॉट, और ई वेक्टर की वैल्यू कितनी है माइनस डेल वी, इसको अपन एक काम कर दे रहे कोष्टक ब्रैकेट में कर दे रहे, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद अगली स्लाइड में देखते हैं, ये बात ध्यान रखना, देखो
क्या अपन ने क्या आ गया था पिछली स्लाइड में, क्या आ गया था, डेल डॉट डेल माइनस डेल वी इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही आया था। इसके आगे बढ़े तो देखो डेल डेल का अपन जब है ना प्रोडक्ट करेंगे, ये आ गया डेल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस था तो माइनस हो गया, और ये था भी बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ में आया। अब इसको अपन मिटा देंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये कहां से आया था, अपन ने नेक्स्ट में यहां किया था ना समीकरण 1 व 2 से, तो ई वेक्टर का मान यहां रख दिया था। देखो ई वेक्टर की जगह देखो डेल डॉट ई वेक्टर का मान जो है यहां पुट कर दिया, बाकी चीजों का फिर उसके बाद ये इसमें पुट कर दिया था, ई वेक्टर में इसका मान रख दिया था, ये यहां रख दिया, इसके बाद ये ज्यों का त्यों लिख दिया। समझ में आया। इसके बाद इसको अपन ने क्या किया, उसका मल्टीप्लाई किया। देखो ये डेल डेल था, डॉट प्रोडक्ट करना था, तो डेल डेल कितना हो गया, डेल स्क्वायर माइनस वी इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया क्लियर। अब आप यहां कोष्टक में साइड में लिखेंगे, पेपर में कैसे लिखेंगे, क्योंकि डाइवर्जेंट ई वेक्टर, क्या डाइवर्जेंट ई वेक्टर इसके बराबर होता है किसके, माइनस डेल स्क्वायर इज इक्वल टू वी के। ये आपको डायरेक्ट याद रख लेना है कि डाइवर्जेंट ई वेक्टर किसके बराबर होता है, माइनस डेल स्क्वायर वी के बराबर होता है। तो ये इतना पूरा पोर्शन किसके बराबर हो गया, डाइवर्जेंट ई वेक्टर के बराबर हो गया, तो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है ना, ये हो गया। ये जो होता है यही कहलाता है पॉइसन समीकरण। यहां लिख सकते यही पॉइसन समीकरण है, यही पॉइसन समीकरण है। समझ रहे बात को, देखो कितने अच्छे से डेरिवेशन हो गया। बिल्कुल आपने देखो इतना छोटा सा है, बस आपको समझना है। सबसे पहले हमने जो बोला था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, विद्युत विभव भी की ऋणात्मक प्रवणता ऋण डेल के बराबर होती है। ठीक है, पहला समीकरण। दूसरा गॉस का अपकलित समीकरण क्या होता है, डाइवर्जेंट डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, इसके ये होता है समीकरण 2 दे दिए। गॉस प्रमेय का अपकलित रूप होता है, ये अपने याद किया, जहां रो आयतन आवेश घनत्व वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। इसके बाद देखो ई वेक्टर में अपन देखो पहले समीकरण से ई वेक्टर का मान क्या है, माइनस डेल भी है, ये ई वेक्टर की जगह अपन ने पुट कर दिया। ठीक है, समीकरण 1 बार 2 से पुट कर दिया। इसके बाद अपन ने देखो डेल डेल का डॉट प्रोडक्ट होगा, तो डेल स्क्वायर आ गया, भी आ गया, और ऋण लगा था, माइनस तो माइनस लगा दिया, बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसमें था ही। देखो जो ये था बिल्कुल ठीक है ना। इसके बाद अब ये जो इतना पोर्शन होता है माइनस डेल स्क्वायर भी इज इक्वल टू क्या होता है, डाइवर्जेंट ई वेक्टर के बराबर होता है। तो इसकी जगह अपन डाइवर्जेंट ई वेक्टर लिख दिया। यही पॉइसन समीकरण होता है, यही क्या होता है, पॉइसन समीकरण होता है। इसको अपने निकाल दिया। देखो पॉइसन समीकरण का डेरिवेशन बिल्कुल आसानी से हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद अपन करेंगे लॉप्लास समीकरण। कौन सा, लॉप्लास समीकरण करेंगे। ठीक है ना, करें। वो समझ में आ गया अपन को पॉइसन समीकरण, क्योंकि उस पॉइसन समीकरण का यहां उपयोग करेंगे। ये लॉप्लास समीकरण है, तो उसको कैसे डेरिवेट करेंगे अपन, पॉइसन समीकरण से करेंगे, जो अपन निकाला था। क्या निकाला था, देखो पॉइसन समीकरण से लिखेंगे, पॉइसन समीकरण से। अब अपन ने क्या चालू कर दिया है, लाप्लास समीकरण निकालना। पॉइसन समीकरण निकाल चुके थे, डेरिवेशन कर लिया। अब लॉप्लास समीकरण करना है, तो लॉप्लास समीकरण निकालने के लिए अपन पॉइसन समीकरण से उपयोग करेंगे। तो पॉइसन समीकरण से क्या आया था, पॉइसन समीकरण, डाइवर्जेंट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही होगा। ठीक है, समझ में आया, यही होगा ना, यही आया था। इसके बाद देखो, यदि ना लिखे सीधे अपन ये डायरेक्ट लिखो, आवेश रहित क्षेत्र की कल्पना करने पर, आवेश रहित क्षेत्र की कल्पना करने पर, यदि मान लीजिए जो इस समीकरण पॉइसन समीकरण आ रहा है, ई वेक्टर जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, रो जहां आवेश आयतन आवेश घनत्व है, यदि आप मान लो आवेश रहित क्षेत्र की कल्पना करें, जहां आवेश बिल्कुल है ही नहीं, चार्ज बिल्कुल है ही नहीं, तो ये रो क्या कहलाता, आयतन आवेश घनत्व होता है। तो आवेश घनत्व होता है, तो आवेश है ही नहीं, यानी सपोज कर लो, यानी हम क्या कहना चाहते हैं इससे, आवेश रहित घनत्व से, सॉरी आवेश रहित क्षेत्र से क्या बोल रहे हैं कि आवेश रहित माने आवेश बिल्कुल है ही नहीं, मतलब रो इज इक्वल टू जीरो मान ले। क्या मान ले, रो इज इक्वल टू, यदि चूंकि रो इज इक्वल टू जीरो मान ले, माने रो क्या है, आवेश आयतन आवेश घनत्व, आवेश को हम मान ले जीरो। क्या मान ले, जीरो, माने आवेश रहित क्षेत्र की कल्पना करने पर तो रो जीरो हो जाएगा। अब जब ऊपर का रो जीरो हो जाएगा, तो ये डाइवर्जेंट ई वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा।
कैसे हो जाएगा, देखो जैसे मान लो हम देखो ये मैथमेटिकली है, देखो डाइवर्जेंट ही है, डाइवर्जेंट ई वेक्टर है इज इक्वल टू रो अपन ने क्या मान लिया जीरो, माने आबिस बिल्कुल जीरो मान लिया, तो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जीरो के बटे में कोई भी चीज होती है वो किसके बराबर हो जाती है, जीरो ही के बराबर हो जाती है। तो डाइवर्जेंट ई वेक्टर कितना आ गया, जीरो आ गया, तो अपन ने लिख दिया जब ये ऊपर का जीरो हो गया तो ये पूरा पोर्शन कितना हो गया, जीरो हो गया, डाइवर्जेंट ई वेक्टर इज इक्वल टू जीरो हो गया। और आपको पता है चूंकि अभी अपन ने पिछले बार में उपयोग किया था, क्या उपयोग किया था, जो इसको यहाँ ब्रैकेट को सॉरी ब्रैकेट को आगे कर ले, तो देखो चूंकि डाइवर्जेंट ई वेक्टर इज इक्वल टू, तभी अपन ने किया था माइनस डेल स्क्वायर भी, यही माना था अपन ने जब अब इसको उपयोग किया था। देखो आपको हम बता दें, सबसे पहले जो यहां किया था इसका उपयोग कि माइनस डेल स्क्वायर भी किसके बराबर होता है, डाइवर्जेंट ई के, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो अपन को यहां क्या आया है डाइवर्जेंट ई, और डाइवर्जेंट ई किसके बराबर है, माइनस डेल स्क्वायर भी के बराबर है, तो डाइवर्जेंट ई की जगह वैल्यू रख दें माइनस डेल स्क्वायर भी इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो समीकरण आ गया है अपना, मतलब माइनस डाइवर्जेंट सॉरी माइनस डेल स्क्वायर भी इज इक्वल टू जीरो। अब देखो यहां जो माइनस है, माइनस इस साइड जाके अपन को माने माइनस को मान लो माइनस की दोनों साइड मल्टीप्लाई करें, तो माइनस यहां भी मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस कट गया, और माइनस यहां जीरो में मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो में किसी का मल्टीप्लाई कर कोई फर्क नहीं, प्लस की ना माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये माइनस साइड हो गया, तो ये आ गया डेल स्क्वायर इज इक्वल टू भी इज इक्वल टू जीरो। समझ रहे, डेल स्क्वायर भी इज इक्वल टू जीरो आ गया। यही लाप्लास समीकरण है, यही लाप्लास समीकरण है, ये अपन लिख देंगे, यही लाप्लास समीकरण है। देखो कितना आसानी था, देखो दोबारा एक बार समझो क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो सबसे पहले लाप्लास पाइथन समीकरण निकाला था, उसी का उपयोग करके लाप्लास समीकरण निकालेंगे। तो पाइथन समीकरण क्या आया था, डाइवर्जेंट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने क्या बोला, रो को जीरो मान लो, माने रो क्या है आयतन आवेश करना है, आवेश को जीरो मान लो। अब आवेश को जब ये जीरो मान लोगे तो ये पूरा जे जीरो ऊपर का होगा तो ये पूरा पोर्शन जीरो हो गया, तो ये कितना हो गया, पूरा पोर्शन जीरो हो गया। अब डाइवर्जेंट ई वेक्टर किसके बराबर होता है, माइनस डेल स्क्वायर भी के, तो इसकी जगह ये रख दिया। अब देखो ये माइनस यहां है और यहां जीरो है, देखो ये जो माइनस है दोनों साइड अगर अपन माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस यहां देखो माइनस का यहां भी मल्टीप्लाई करें और माइनस का यहां भी मल्टीप्लाई करें तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और माइनस का जीरो में मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं, तो जीरो का जीरो रहेगा, तो डेल स्क्वायर भी इज इक्वल टू जीरो आ गया। यही लाप्लास समीकरण है, इतना सा सिंपल है। बस इसी को है ना बड़ा चढ़ा के कोई जरूरत नहीं है बताने की, नॉर्मल समीकरण है। आपको हम हिंदी मीडियम में आप बच्चे हैं तो आप हिंदी में देखो बिल्कुल शांति से जैसे आपको पेपर में लिखना है वो बता दिया, क्योंकि हिंदी मीडियम में बहुत जनों को दिक्कत जा रही है अभी, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, बुक तो आ गई है लेकिन समझाने के लिए स्कूल में भी समझा, कॉलेज में भी समझा रहे, लेकिन वही होता है कि थोड़ा सा इंग्लिश में ज्यादा होता है, तो इससे क्या होता है कि बच्चों को दिक्कत जाती कि सर ये रो है, सब लोग बोल देते रो है और कह देते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अब हमें पता ही नहीं है। देखो हिंदी में पता ही नहीं, सबको नहीं कह रहे हैं लेकिन कुछ को दिक्कत जाती है, तो हमने बता दिया रो क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व। देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम माने आयतन, चार्ज माने आवेश, और घनत्व का क्या बोलते डेंसिटी, तो आयतन आवेश घनत्व। समझ रहे, तो इस प्रकार से अपन कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ हिंदी मीडियम में बिल्कुल तैयारी आपकी बीएससी की कराई जा रही है, पूरा माइनर फिजिक्स का, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि लेक्चर सीक्वेंस से देखना है, पूरा तैयारी करना है पेपर की, तो आसानी से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।